हाय गाइस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के एक ऐसे टूल्स के बारे में जिसके बिना अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि जो बायोटेक्नोलॉजी इतना वास्ट है और जो हम बायोटेक्नोलॉजी आज एक चैप्टर नहीं, एक सिलेबस नहीं, एक पूरा किताब इस पे पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा एक इतना इम्पोर्टेंस जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी रोल प्ले कर रहा है हमारे ह्यूमन लाइफ्स में। तो ये इसके बिना जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके बिना ये पॉसिबल ही नहीं था। तो इस चीज़ का हम नाम लिख दे रहे हैं। इस चीज़ का नाम है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। इस चीज़ का नाम है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। अब आप ये पूछेंगे कि ये ऐसा क्या चीज़ है जिसके बिना बायोटेक्नोलॉजी जो कि इतना अच्छा सब्जेक्ट है, एक इतना अच्छा सब्जेक्ट है, ये इसके बिना पॉसिबल नहीं है। तो ये ऐसा क्या काम करता है, तो हम आपको इसके बारे में बता दे रहे हैं। जैसे देखिए, आजकल क्या है कि जो हम लोग हैं, आजकल शुगर का जो बीमारी फैला हुआ है, बहुत तेजी से फैल रहा है। तो इसका जो इंसुलिन जो हमारा वैक्सीन हो रहा है, जो इंसुलिन वैक्सीन बन पा रहा है, किसकी वजह से पॉसिबल है? बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। और बायोटेक्नोलॉजी किसकी वजह से पॉसिबल है? इस चीज़ के लिए जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है, इसके बिना बायोटेक्नोलॉजी पॉसिबल ही नहीं है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या चीज़ है कि इसके कारण ये पॉसिबल ही नहीं है। तो देखिए, हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक एनिमल है, ये एक एनिमल है जो कि प्लेटीहेल्मिन्थ में पाया जाता है। हम आपको बता दे रहे हैं प्लेटीहेल्मिन्थ का अगर हम एक एनिमल उठा ले रहे हैं, हेल्मिन्थ, इसका एक एनिमल उठा लेते हैं। अब एक एनिमल है जो कि प्लेटीहेल्मिन्थ का हमने उठा लिया। अब उसमें का एक इंपॉर्टेंस हमें पता होता है कि इसके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस पाया जाता है। इसका एक इंपॉर्टेंस होता है कि ये बायोल्यूमिनेसेंस पाया जाता है, इसके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस पाया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये रात को मतलब तारों की तरह जगमग करता रहता है। इसका ये प्लेटीहेल्मिन्थ का एक इंपॉर्टेंस कैरेक्टर है। तो अगर यही देखिए, अगर इस चीज़ को हमें अपने एक प्लांट में लाना है, मान लीजिए एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, इस प्लांट में यही कैरेक्टर बायोल्यूमिनेसेंस का हमें लेके आना है, तो हम इसको कैसे ला सकते हैं? तो इसको अगर हम एक काम करें कि जो ये कैरेक्टर दिखाता है बायोल्यूमिनेसेंस, यानी जो रात में चमकता रहता है, तो ये कैसे दिखाता है? ये दिखाता है बाय द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? एक जीन की वजह से। इसके अंदर जो डीएनए का जीन पाया जाता है, एक जीन पाया जाता है, जिसके कारण ये जो प्लेटीहेल्मिन्थ है वो बायोल्यूमिनेसेंस शो करता रहता है। तो अगर उस जीन जैसे मान लीजिए ये वो डीएनए का सेगमेंट है, ये डीएनए का सेगमेंट है प्लेटीहेल्मिन्थ का ये जीन है। अगर यही जीन वो है जिसके कारण ये बायोल्यूमिनेसेंस शो कर रहा है, इसको हमने काटा और काट के प्लांट्स के, ये मान लीजिए प्लांट्स का जीन है, ये प्लांट्स का डीएनए है, यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे लगा दिया। ये डिफरेंस शो करने के लिए हमने ऐसा किया है। तो यहाँ पे हमने ये लगा दिया, इस चीज़ का बायोल्यूमिनेसेंस का जीन हमने उठा के इसमें डाल दिया। तो ये जो प्लांट है ये भी रात को कैसा शो करेगा? बायोल्यूमिनेसेंस का कैरेक्टर शो करेगा। तो ये है, ये कौन काम करता है? अब इसका काटने का काम कौन करता है? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या काम करता है? इस चीज़ को, ये जो डीएनए का सेगमेंट है जो कि हमें चाहिए होता है, तो ये जो डीएनए का सेगमेंट हमें चाहिए होता है यहाँ पे काट के लगाने के लिए, अभी जब कटेगा नहीं तो यहाँ पे लगेगा नहीं, तो इसको काटने के लिए जो एपरेटस हमें चाहिए होता है वो होता है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। तो ये हमने बता दिया कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस होता क्या है, इसका बेसिक्स हमने आपको क्लियर कर दिया। तो अब बताते हैं कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस पाया कहाँ जाता है, सबसे पहले कहाँ पाया गया था, और जनरल चीज़ें जिसको थोड़ा इंपॉर्टेंस इसका अच्छा लगे पढ़ने में आपको, तो हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इस चीज़ को। तो ये 1963 में इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने पाया, इसको खोजा था 1963 में, और इसको नाम भी दे दिया था मॉलिक्यूलर सीजर। इसका नाम दे दिया था मॉलिक्यूलर सीजर से आप सिंपल समझ सकते हैं। मॉलिक्यूल मतलब हमारा ह्यूमस जो भी मतलब मॉलिक्यूल्स है, डीएनए मॉलिक्यूल्स है, और सीजर मतलब होता है कैंची मतलब ये काटने का काम करता है। जो भी हमारा डीएनए का सेगमेंट है उसको काटने के लिए काम करता है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। तो जिसको हम इसी तरीके से हमने बोल दिया मॉलिक्यूलर सीजर। तो इसको 1963 में सबसे पहले देखा गया था, और ये जो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस था इसका नाम दिया गया था हिंद 2। ये हिंद 2 सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस पाया गया था, जो कि सबसे पहले ये खोजा गया था। अब बात करते हैं कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कहाँ से पाया गया था। तो हम आपको बता दें कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। ये यूकैरियोट्स में पाया नहीं जाता है, ठीक, ये यूकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है।
अब इसके लिए हम आपको इसका बता दें कि जैसे देखिए यू प्रोकैरियोट्स में, जैसे बैक्टीरिया में तो आपके मन में ये सवाल जरूर उठा होगा कि जैसे ये बैक्टीरिया, मान लीजिए हमने बैक्टीरिया बना दिया, ये बैक्टीरिया बना दिया, तो ये करता क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम क्या करता है, ये बैक्टीरिया के अंदर पाया क्यों जाता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि बिना वजह कोई भी नेचर में ऐसा काम होता ही नहीं है कि जिसके, देखिए प्रोकैरियोट्स क्या होता है, ये हमेशा लेस एनर्जी अपना कंज्यूम करता है ताकि जो भी हमारा एनर्जी है वो बचा सके। तो अगर ये एनर्जी बचाना चाहता है तो इसके अंदर ये फालतू का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों पाया गया, आखिर इसका कुछ इंपॉर्टेंस होना चाहिए ना बैक्टीरिया में, बेफालतू का ये क्यों पाया जाता है इसके अंदर। इसका मेन रीजन ये है कि ये जो इसके अंदर इसका खुद का, बैक्टीरिया का खुद का तो डीएनए पाया जाएगा, तो मैंने इसको लिख दिया डीएनए इसका है, ये बैक्टीरिया का, बी से हमने दिखा दिया कि ये डीएनए बैक्टीरिया का है। अब हमने क्या किया कि अब यहाँ से कुछ ऐसे बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरियोफाज मतलब ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि अटैक करते रहते हैं बैक्टीरिया पे, तो उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। तो वो क्या करता है, अपना डीएनए इसके अंदर डाल देता है, अब ये जब भी डाल देता है तो ये क्या होता है कि डीएनए बैक्टीरिया का अफेक्ट हो जाता है और वो जो बैक्टीरिया रहता है वो धीरे धीरे डेड होने लगता है, मतलब अबाउट टू खत्म हो जाता है मान लीजिए। तो उससे बचने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पाया जाता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बैक्टीरिया के अंदर इसीलिए पाया जाता है ताकि जो भी फॉरेन डीएनए आए अगर इसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, तो इसे कट कर दे, इस तरीके से कट करे कि जो बैक्टीरिया का जो भी इसके अंदर ये पाया जाता है फॉरेन डीएनए वो कट हो जाए। तो यहाँ पे अगर बैक्टीरिया का फॉरेन डीएनए कट हो जाएगा, कई फ्रेगमेंट में कट हो जाएगा, तो जो वायरस है इसके ऊपर अटैक शो नहीं कर पाएगा। तो जब अगर इसीलिए पाया था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक और उठता है कि अगर ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, तो क्या ये खुद बैक्टीरिया का डीएनए कट नहीं करता है क्या, ये क्वेश्चन उठता है ना भाई मन में कि अगर ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है तो इसको कैसे पता चलेगा कि ये बैक्टीरिया का डीएनए है या फिर ये फॉरेन डीएनए है जो कि नुकसान करने वाला है बैक्टीरिया को, तो ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसका सिंपल तरीका है, इसके अंदर एक और, बैक्टीरिया के अंदर एक और एंजाइम पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं मिथाइलेज, इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइलेज। ये एक और एंजाइम पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पाया जाता है और होता है मिथाइलेज। मिथाइलेज क्या करता है, जो डीएनए बैक्टीरिया का होता है, देखिए हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ये डीएनए है बैक्टीरिया का है, ये डीएनए बैक्टीरिया का है। अब ये डीएनए जो मिथाइलेज होता है इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है, क्या ऐड कर देता है, मिथाइल ग्रुप, सॉरी एक सेकंड, मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है डीएनए के बैक्टीरिया के ऊपर, जिससे हमें ये क्लियर पता चल जाता है कि ये डीएनए का बैक्टीरिया है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को ये क्लियर पता चल जाता है कि ये डीएनए का बैक्टीरिया है क्योंकि इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप ऐड है। लेकिन जिसके ऊपर मिथाइल ग्रुप ऐड नहीं रहेगा बैक्टीरिया के अंदर, अगर वो डीएनए पाया जाता है तो वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसको आराम से काट के इतने फ्रेगमेंट में कर देगा ताकि वो जो भी डीएनए का जीन है, जो भी अपना कैरेक्टर दिखाना चाहता है वो दिखा नहीं पाएगा। तो ये था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। तो यहाँ से हमें क्या क्या पता चला, पहला कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमें क्या क्या यहाँ पे पता चला। तो पॉइंट्स कंक्लूजन में हमें यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि इस स्लाइड से हमें क्या क्या पता चला। पहला, ये 1963 में पाया गया था। फर्स्ट जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था उसका नाम हिंदू था, इस पर हम बात करेंगे कि इसका नाम हिंदू क्यों था। सेकेंड, और क्या पता चला कि ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। ठीक, इसका ये भी पता चला कि डीएनए इसका फंक्शन क्या है, ठीक, ये पता चल गया। और बैक्टीरिया में कैसे रोल प्ले करता है ये भी हमें पता चल गया। ठीक, अब हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, कुछ और भी बात करते हैं। जैसे देखिए कुछ और भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में हम अब बात करने वाले हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मॉलिक्यूलर फीचर है, ये भी हमें नाम पता हो गया है। तो रिस्ट्रिक्शन हो गया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का हम नेमिंग बात करते हैं, नेमिंग, ठीक। अब नेमिंग की बात करते हैं, जैसे हम आपको दो ठो बता दे रहे हैं। देखिए एक तो है हिंद2, एक हो गया हिंद2 और एक हो गया
ई को R1। ये हम आपको दो एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के। हम दो एग्जाम्पल आपको हमने यहाँ पे बता दिया। अब हम बात करते हैं कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें करता क्या। जैसे हम मान लेते हैं हिंद 2 को उठा लेते हैं, हिंद 2। अब हिंद 2 इसका नेमिंग, जैसे भी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस हमें मिल गया तो इसका नेमिंग हम कैसे करेंगे, इस चीज पे हम बात कर रहे हैं। तो हिंद 2 क्या, देखिए यहाँ पे ये उठाया गया था हीमोफाइलस, सॉरी स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी से, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी डी। अब ये डी क्या बताएंगे अभी। हीमोफाइलस, यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, हीमोफाइलस के यहाँ से ये उठा लेते हैं H और यहाँ से IN उठा लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ से उठाया हमने नेमिंग, यहाँ से H, यहाँ से IN उठा लिया और ये D है। ये देखिए ये क्या है, जीनस है, जीनस, ये है स्पीसीज और ये है स्ट्रेन। अब स्ट्रेन बहुत सिंपल चीज है, इसका डेफिनेशन हम बता देंगे बाद में। पहले जीनस स्पीसीज के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से H उठा लिए फर्स्ट से, यहाँ से सेकेंड से हमने IN उठा लिया, ये सेकेंड उठा लिया और D यहाँ से उठा लिया। इसका नाम हो गया हिंद। अब पूछेंगे ये 2 कहाँ से आया, तो 2 है कि किस मतलब कौन से नंबर पे इसको हमने डिस्कवर किया था। मतलब कि हिंद 1 सबसे पहले डिस्कवर हुआ, हिंद 1 डिस्कवर हुआ, फिर हिंद 2 डिस्कवर हुआ। तो आपको समझ में आएगा कि हिंद 2 इसका नाम क्यों रखा गया, कि किस वे से हमारा किस लाइनअप पे ये डिस्कवरी इसका हुआ था। तो हिंद सेकेंड। लेकिन अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया कि सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था हिंद 2। अब कोई बता सकता है कि ये कैसे हुआ था हिंद 2? अगर ये बुक में भी दिया हुआ है, हर बुक में दिया हुआ है कि सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस डिस्कवर हुआ हिंद 2। लेकिन मैंने अभी बताया कि हमने जो नंबरिंग किया है वो 1 और 2 किसी बेस पे किया है कि ये जो हिंद 2 है नंबरिंग हिसाब से किया, किस हिसाब से डिस्कवर हुआ है। यहाँ पे कंफ्यूजन कुछ नहीं है। देखिए हिंद 2 जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट काम नहीं करता है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का। पूरा जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का काम होना चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं काम करता है। लेकिन हिंद 2 पूरा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का काम करता है, इसलिए इसको सबसे पहले डिस्कवरी नाम दिया गया और हिंद 2 हो गया सबसे पहला डिस्कवरी होने वाला रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। अब बात करते हैं इको R1। ये आपको देख ली है कि इसका नेमिंग कैसे हुआ, तो इको R1 का भी हम बता दे रहे हैं। इको R1 का हम बता दे रहे हैं कि इको R1 का नेमिंग कैसे हुआ। तो इसका नाम पड़ा है इसीरिशिया कोलाई, RY13। ये इसका पूरा नाम है इको R1। देखिए यहाँ से ई उठा लिए, जीनस है, आपको बताया था ये जीनस है, ये स्पीसीज है और ये स्ट्रेन है और ये इसका नेमिंग, स्ट्रेन का मतलब नेमिंग है। यहाँ से हमने उठाया ई, यहाँ से उठाया CO और यहाँ से उठाया R और ये हो गया 1, इको R1। तो समझ में आ गया इको R1 नेमिंग कैसे हुआ और ये इसका इसीरिशिया कोलाई का नेमिंग कैसे हुआ। अब बात करते हैं, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है इसीरिशिया कोलाई। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का नेमिंग हमने बता दिया। अब ये बता दें कि अब तक 900 से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस हम पा चुके हैं। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस हम पा चुके हैं अब तक। कितने स्ट्रेन में से? 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया में से हम लोग इस चीज़ को पा चुके हैं। 900 रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस हम पा चुके हैं। अब बात करते हैं इसका रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। आपको ये पता चल गया होगा कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या है, एक एंजाइम है जिसका नाम मॉलिक्यूलर सीजर बोला गया है, जिसका नाम हमने मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है, एंजाइम है, तो ये एक इसका सबसे ये किसका पार्ट है? एक न्यूक्लियस का पार्ट है। न्यूक्लियस मतलब हम बता रहे हैं, देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को अगर हम डिवाइड करें तो एक आता है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस और एक आता है रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। ठीक, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस और रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। ये देखिए इसमें क्या होता है। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, मान लीजिए ये हमारा एक DNA का सेगमेंट है, यहाँ पे भी हमने मान लिया सेम चीज,
ये डीएनए का एक सेगमेंट है, यहाँ पे ऐसे ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना दे रहे हैं, तो ये एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। देखिए एक डीएनए सेगमेंट है, अगर ये डीएनए ये जो भी मॉलिक्यूलर सीजर है, अगर ये बीच में से मान लीजिए यहाँ से एक काट दे रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ से काट रहा है, अगर बीच में से काट रहा है तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होगा। अगर वही चीज ये कॉर्नर पे से काट रहा है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से काटा इसने, यहाँ से ये काटा, देखिए ये सेगमेंट कॉर्नर से, मतलब एट द एज से अगर काटता है तो एक्सोन्यूक्लियस, मतलब बाहर की तरफ से काटता है, एक्सो मतलब बाहर होता है, एक्सो से काट रहा है मतलब बाहर से काट रहा है तो रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। अगर वही चीज वो बीच में से काट रहा है तो इसको बोलेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो ये हो गया। अब आप पूछेंगे कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस, ये तो सही है, हमारा टॉपिक एंडोन्यूक्लियस है इसलिए उसको इरेज कर दिया है। अब ये टॉपिक ये है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये इसको पता कैसे चलता है कि हमें इस जगह को ही काटना है। हमें ये पता होना चाहिए ना भाई कि ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहीं से नहीं काटना चाहिए, बीच। जैसे देखिए ये डीएनए का सेगमेंट है, मान लीजिए ए टी जी ए टी टी सी, ऐसा सेम इधर भी है, इसका सेम हम इधर भी बना दे रहे हैं, ए जी ए टी टी और ये सी, ठीक, ऐसा बना दे रहे हैं। तो देखिए अब क्या है, इसको पता कैसे चलेगा कि हमें काटना कहाँ पे है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को ये पता होना चाहिए ना कि इसको कट कहाँ पे करना है। तो ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को कट करता है, जहां पे उसको एक सीक्वेंस दिख गया वहीं पे वो कट करेगा। जैसे इसको ऑर्डर मिलेगा कि अगर आपको वहां पे जाके कट करना है उसी ऑर्डर पे वो कट करेगा। जैसे इसको मिल गया कि यहाँ पे घातक, ऐसा अगर आपको सीक्वेंस दिख जाता है किसी भी डीएनए सीक्वेंस में अगर कहीं भी ऐसा आपको सीक्वेंस दिख जाता है तो वहां पे आप जाके काट सकते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है, मतलब ऐसा सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस होता है जिसको हम दोनों साइड से पढ़ें। अब इस साइड से भी मान लीजिए हमने पढ़ा A to Z लिखा हुआ है, अगर इस साइड से हमने पढ़ा तो भी A to Z दिखे, और जब इस साइड से भी पढ़ा तो A to Z दिखे। इसका एग्जांपल देखिए मलयालम होता है, जैसे देखिए एक सेकंड रुकेगा, मलयालम, अभी देखिए हम इस साइड से भी अगर हम पढ़ें इस चीज को तो हम मलयालम पढ़ेंगे, और इस साइड से भी अगर आके हम पढ़ते हैं इसी चीज को तो मलयालम ही पढ़ेंगे। तो इसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, मतलब दोनों जगह से, यहाँ से भी और यहाँ से भी पढ़ने पे अगर सीक्वेंस सेम आ जा रहा है, इसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ये किस सीक्वेंस पे काटता है। अब एक चीज और बात करते हैं कि जब ये काटता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जब ये डीएनए को कट करता है तो कौन सा सीक्वेंस, मतलब डीएनए का काट दे रहा है, डीएनए को अगर ये डीएनए टेम्पलेट मतलब डीएनए सीक्वेंस है, डीएनए है, उसको कट कर रहा है तो हमारा कैसा मिल रहा है, हमें कैसा एक फ्रेगमेंट डीएनए का मिल रहा है, तो उस पर बात करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करने पे कैसा सा हमें स्ट्रक्चर मिल सकता है, ठीक है, तो उस पर बात कर लेते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अगर कट करता है तो ये दो तरीके से कट करता है, एक तरीका होता है ब्लंट एंड, एक होता है ब्लंट एंड और एक होता है स्टिकी एंड, एक होता है ब्लंट एंड, एक होता है स्टिकी एंड। तो ब्लंट और स्टिकी में क्या डिफरेंस है, देखिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है ये क्या करता है कि ये मान लीजिए ये सीक्वेंस है, इसके पास ये सीक्वेंस है, ये डीएनए है, ये डीएनए का सीक्वेंस है मतलब, तो ये क्या करता है, ये मान लीजिए ऐसा है, ऐसा, ठीक, जी ATGC, यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए, एक सेकंड, यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी है, ऐसा मान लिए, ऐसा मैंने मान लिया C, ऐसा मान लिया, ऐसा होता नहीं है, बस एक इमेजिन करिए ऐसा एक स्ट्रक्चर है। तो अगर ब्लंट एंड वाला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है तो यहाँ पे क्या होगा, ये मिडिल से काट देगा,
यहाँ से भी इक्वल होगा, यहाँ से भी सीक्वेंस इक्वल होगा। यहाँ पे भी देखिए हमें 3 सीक्वेंस है, यहाँ पे भी 3 सीक्वेंस है। ये देखिए आपस में पेयर्ड फॉर्म में कट हुआ है। कैसा कट हुआ है? पेयर्ड फॉर्म में। देखिए ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, दोनों तरह से, ये भी ये भी ये भी ये भी। देखिए ये भी यहाँ से पेयर्ड है, ये भी यहाँ से पेयर्ड है, मतलब यहाँ पे ये पेयर्ड फॉर्म में कट कर रहा है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसको बोलते हैं ब्लंट एंड, मतलब कहीं से भी, मतलब पूरी तरीके से एकदम पेयर्ड रहेगा। लेकिन हम बात करते हैं इसका, अगर स्टिकी एंड का बात करते हैं, जो कि मेनली इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि अगर हम ब्लंट एंड से काट देंगे तो इसका, अगर हम ब्लंट एंड से काट देंगे तो जोड़ कैसे पाएंगे? हमें इसको वेक्टर में ऐड भी तो करना है, वेक्टर में ऐड करके तो अब ना अगला प्रोसेस हमें रेप्लिकेशन के लिए भेजना है। लेकिन यहाँ पे अब इसमें क्या होता है कि यहाँ से एक यहाँ पे काट देगा, GATTAC, यहाँ से एक ऐसे काट देगा, फिर एक यहाँ से ऐसे काट देगा, GATTTC। अब ये क्या करता है, एक पोर्शन यहाँ से ऐसा काटेगा, देखिए हम यहाँ से ऐसे दिखा दे रहे हैं, एक पोर्शन यहाँ से ऐसा काटेगा। तो अब इसका सीक्वेंस जानते हैं आप कैसा बनेगा? देखिए यहाँ से भी ऐसा होगा, इसका सीक्वेंस कुछ ऐसा बनेगा कि ये यहाँ से कटा हुआ है और एक यहाँ से कटा हुआ है, ऐसा कुछ सीक्वेंस बनेगा। यहाँ से एक देखिए ये सीक्वेंस जो होगा, एक यहाँ से कटा हुआ होगा और एक यहाँ से ऐसा कटा हुआ होगा, जिसके कारण अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ से एक वेक्टर जुड़ेगा और वेक्टर का एक पोर्शन यहाँ से जुड़ेगा और ये जाके आगे अपना रेप्लिकेशन के लिए काम हो जाएगा। ये वेक्टर है, इसको हमने कट करने के लिए ऐसे दिखा दिया, ठीक। तो स्टिकी एंड और ये ब्लंट एंड आपको क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट कुछ टॉपिक बचा है कि नहीं? आलम हो गया, कटिंग हो गया, स्टिकी एंड हो गया, शायद ये था लास्ट था, और कुछ बचा नहीं है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में। ठीक है, थैंक यू।